हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 20 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली जो भी करंट अफेयर्स आते हैं, चाहे द हिंदू में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो, पीआईबी में हो, मिंट में हो, कहीं भी ऐसे करंट अफेयर्स जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इवन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पस क्या रहता है कि करंट अफेयर्स को आप प्रैक्टिस कर लो जिस तरह से एग्जाम में आने वाला है उस फॉर्मेट में। दूसरा, स्टैटिक नॉलेज भी आप बहुत सारी गैदर करो यहाँ से। तो कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस होता है, ना कि सिर्फ एक न्यूज एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले पहले एक, अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो एक एमसीक्यू में आपको पता चल जाए किस तरह के एनालिसिस हम करते हैं। तो दूसरे दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विद द रेफरेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो संयुक्त राष्ट्र की जो बॉडी है उसको हम पूरा बताएंगे। उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसे इको सोशियो कहा जाता है, उसके संबंध में स्टेटमेंट आपको बताना है। न्यूज में क्यों था, पहले ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो एमसीक्यू उसके हेडिंग हो गई। न्यूज में इसलिए था कि जो इको सोशियो बॉडी है उसकी 80वीं वर्षगांठ मनाई जाने वाली है। ठीक, एनिवर्सरी उसकी मनाई जाने वाली, 80th, मतलब 80 साल हो गए उसको काम करते हुए। ठीक, और इस अवसर पर 23 जनवरी को 2026 में ये क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट का आयोजन करेंगे, जिस वजह से न्यूज में आ गया। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट क्या क्या दिए हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर पूरे स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। स्टेटमेंट है कि इको सोशियो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब अगर हम बात करें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन की, ये क्या है ना, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन की, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल इको सोशियो मेंबर आर परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इको सोशियो के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के जनरल असेंबली के सभी स्थायी सदस्य होते हैं। अब दोनों चीज़ों में दो फैक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, या दो कॉन्सेप्ट है। तो 6 अंक क्या है, जनरल असेंबली किसके बारे में बात की जा रही है, और इको सोशियो तो है ही। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश जब किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन को आप सभी को पता होगा कि इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वार खत्म हुआ था और एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता थी जो पूरे विश्व में शांति बनाए रख सके, सहयोग बनाए रखे और समन्वय बनाए रखे, कोऑर्डिनेशन बेहतर रखे। तो जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, पर उतना सफल नहीं हुआ। तो बाद में दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसको बनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन इसको बनाने से पहले यूएन चार्टर को रिलीज किया जाता है, यूएन चार्टर बनाया जाता है। यूएन चार्टर कब बनाया जाता है, इसे बनाया जाता है 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को, बस क्रोनोलॉजी थोड़ा सा याद रखिएगा, मतलब इस्टेब्लिश करने से पहले यूएन चार्टर बनाया गया था। अब अगर हम बात करें यूएन चार्टर जब बना, तो यूएन चार्टर में 51 देशों ने साइन किए, 51 देशों ने साइन किए। वर्तमान में तो 193 सदस्य हैं, लेकिन फाउंडिंग मेंबर 151 थे, जिसमें भारत भी एक फाउंडिंग मेंबर था। तो ये इसमें कई सारे आर्टिकल है, जैसे यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था उसमें आर्टिकल 1 था जो बात करता था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाएंगे, सुरक्षा बनाएंगे, मित्रतापूर्ण संबंध बनाएंगे, सभी देशों की संप्रभुता का ध्यान रखेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने अभी रिसेंटली वेनेजुएला में जब देखा होगा कि जिस तरह से प्रेसिडेंट को वहाँ से उठाया गया, तो कहीं ना कहीं उसकी सॉवरेंटी का उल्लंघन है। और कई जो इंटरनेशनल संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उन्होंने कहा यूएन चार्टर का उल्लंघन है। तो यूएन चार्टर, यही यूएन चार्टर है जिसके आर्टिकल 2 में बात होती है कि हम राज्यों की संप्रभुता बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर उसकी जो संप्रभुता उसका उल्लंघन किया गया वेनेजुएला की। तो यूएन चार्टर यहाँ पे आपने थोड़ा समझा। अब जब यूएन चार्टर बनाया गया उसके बाद यूनाइटेड नेशन के 6 बॉडी बनाई गई, 6 ऑर्गन बनाए गए। पहला जो ऑर्गन था उसे कहा जाता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहा जाता है, जिसमें अगर आप देखें जिसका मुख्यालय, सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, जितने भी यूएन की बॉडी हैं। सिर्फ इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका मुख्यालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका मुख्यालय हेग में है। तो पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनाई गई, जो महासभा है, जैसे लोकसभा देखें तो उसकी हर साल बैठक होती है, मोदी जी जाते हैं वहाँ, स्पीच होता है। आप देखते होंगे कि मोदी जी की यूएन यात्रा हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बनाई गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जनरल असेंबली में तो वहाँ 193 सदस्य हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर हैं, इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। आपको पता है कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं, यूके है, यूएसए है, फ्रांस है, रशिया और चाइना। ठीक, भारत नहीं है, भारत इसमें डिमांड करे परमानेंट मेंबर की। इन्हीं के पास आर्टिकल 5, मतलब इन्हीं के पास वीटो का राइट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बॉडी यूएन की है इको सोशियो, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब इको सोशियो का ही 80वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, इसलिए इको सोशियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको स्टैब्लिश किया गया था इको सोशियो को 1945 में ही, और 6 अंगों में से एक है, आपको पता ही है। अब अगर हम देखें, ये काउंसिल ऐसी जिसमें 54 सदस्य हैं, 54 मेंबर हैं, और इनका चयन कहाँ से होता है, यूएनजीए से इनका चयन होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से वोटिंग के द्वारा इनका चयन होता है, सिंपल मेजोरिटी में इनका चयन होता है। और इनका टेन्योर 3 साल तक रहता है,
3 साल तक इनका टेन्योर रहता है। ठीक, ये क्या करता है, सामाजिक जो और आर्थिक विकास विश्व का होता रहे सभी देशों के साथ, इस तरह के छोटे मतलब कि बड़े काम है, बेसिकली छोटे काम नहीं है, इन सब कामों को मदद करती है, इन सब कामों को संपन्न करती है। तो यूनाइटेड नेशंस जो इको काउंसिल के इको जो काउंसिल, उसके बारे में आपने देख लिया। इसकी अलग अलग एजेंसी हैं, 14 स्पेशलाइज एजेंसी हैं, 5 रीजनल कमीशन है, जिसका एशिया पैसिफिक भी इसका एक रीजनल कमीशन है। तो इस तरह से बहुत सारा इसका अगर हम देखें कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे 3 बॉडी के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तीसरी बॉडी को सोचिए, देखिए चौथी इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी इसका मुख्यालय हेग में है। फिर 5वां है सेक्रेटरिएट, जो पूरा सचिवालय संबंधी काम करता है, जो जैसे भारत में सचिवालय है उसी तरह से वहाँ पे सचिवालय है। और लास्ट है 6 है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो 6 UN की जो ऑर्गन है ये सारे हमने यहाँ पे देख लिए। अब अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन, अब यहाँ पे आपने सोचा होगा कि सर UNDP के बारे में बाद में पढ़ते हैं, तो कि UNDP क्या इसकी ऑर्गन नहीं है, 6 ऑर्गन नहीं, इसका ऑर्गन नहीं है। जो इको सोशियो है ना, उसी का ऑर्गन है कौन, UNDP, जो अलग अलग वेरियस इंडेक्स जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट जो एक करके SDI आई थिंक एक रैंकिंग है वो जारी करता है, वो इसका ऑर्गन है इको सोशियो को। इको सोशियो का एक ऑर्गन है यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो इमिशन गैप रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक निकालता है। फिर UN वुमेन भी इको सोशियो का प्रोग्राम है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी UN इको सोशियो के अंतर्गत आता है। ILO है, यूनेस्को है। तो ये सारी जो संस्थाएं, UNODC है, UN हैबिटेट है, ये सब इसके अंतर्गत इको सोशियो के अंतर्गत आती हैं। 6 बॉडी यही है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, UN इको सोशियो, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरिएट और ट्रस्टीशिप, तो ये 6 बॉडी हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 ओनली। ऑल इको सोशियो मेंबर परमानेंट मेंबर नहीं होते, ठीक है ना, इसके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ठीक, तो कुछ नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे सही आंसर है। तो इस तरह से जो टॉपिक बड़े होते हैं उनको हम बड़ा एनालिसिस देते हैं, जो छोटे हैं उन्हें छोटा एनालिसिस देते हैं। जैसे दूसरा MCQ अगर आप देखें, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, INS सुदर्शनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो विद द रेफरेंस ऑफ INS सुदर्शनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप पूछोगे कि सर INS सुदर्शनी क्यों न्यूज़ में था, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा न्यूज़ इसके जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो बहुत इसका हम डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे, UPSC हर एक चीज़ नहीं पूछेगा INS जो सुदर्शनी उसके बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों थी ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह चर्चा में क्यों थी। चर्चा में इसलिए थी कि भारतीय जो नौसेना का जो ये शेल व्हीकल है, कैसा व्हीकल है, शेल व्हीकल है, इसने क्या किया है, ये लोकायन 26 10 माह का एक अभियान में गया है, उसे क्या कहा जाता है, लोकायन 26। तो आपसे ये पूछा जा सकता है लोकायन 26 अभियान का संबंध किससे है ना, लोकायन 26। तो ये INS सुदर्शनी है। ठीक, UPSC में तो हालांकि ऐसे नहीं पूछेगा INS सुदर्शनी है क्या, तो क्या ये एक ये पूछा जा सकता है कि भारत का एक सबमरीन है, तो नहीं, एक सबमरीन नहीं है, बेसिकली STS है, स्पेशल ट्रेनिंग, ऐसे कोई सेल ट्रेनिंग शिप है, सेल ट्रेनिंग शिप है, ये क्या कहा जाता है इसे, सेल ट्रेनिंग शिप। अब इसको लेके स्टेटमेंट क्या बने हैं, इट इज एन इंडिजिनसली बिल्ट सेल ट्रेनिंग शिप फॉर द इंडियन नेवी, या भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित नौकायन प्रशिक्षण पोत है। दूसरा, इट इज़ ए न्यूक्लियर पावर वेसल यूज्ड फॉर स्ट्रेटजिक डिटरेंस, ये न्यूक्लियर पावर एक वेसल है जो सिक्योरिटी डिटरेंस के लिए से यूज़ किया जाता है। देखिए ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ना कि कोई ऐसा हमारी सबमरीन है या तो कोई न्यूक्लियर पावर व्हीकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको 2012 में बनाया गया था। इसको बनाए जाने का पर्पज़ क्या था कि ऐसे नाविकों को क्या करना, समुद्र में जाने के अनुकूल बनाना, कठिन मौसम में वो अच्छा काम कर सकें, है ना। तो इस तरह के लोगों को तैयार करना इसका मेन पर्पस है। तो ट्रेनिंग का पर्पस इसका यहाँ पर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन किसके बारे में कि अरुणाचल प्रदेश की जो सियांग घाटी है वहाँ पर क्या देखा गया है, वहाँ पर अदरक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो विद द रेफरेंस ऑफ पैराकाम्फेरिया एल्बा, तो पैराकाम्फेरिया एल्बा के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है, ये क्या है। तो पैराकाम्फेरिया जो एल्बा है अदरक की प्रजाति है, क्या है, अदरक की प्रजाति है, अदरक की प्रजाति है। कहाँ खोजी गई है, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, ये तो आपको पता चल गया। अब अरुणाचल प्रदेश में कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पर खोजी गई है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपने इसके बारे में जान लिया। अब अदरक की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसका यूज भी आपको पता है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब वो सब मैं बता के आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको पता होना चाहिए कि ये प्रजाति है और कहाँ पे पाई गई है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो वो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कि इट बिलोंग टू द जिंजीबेरेसिया फैमिली, है ना,
जिंजर इसको बोलते भी हैं, आपको पता है अदरक को। और इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है पहले स्टेटमेंट में। दूसरा, प्लांट ऑफ जिंजिबेरेसिया फैमिली कॉमनली पोजेसेस फिब्रोसस रूट विदाउट अंडरग्राउंड स्टेम्स। भूमिगत तनों के केवल रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं इनमें। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट अगर हम बात करें, नॉट मेयरली फेवरेट, मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम देखें कुल पौधे में मांसल है, या अगर हम बात करें जो राइजोम है पाए जाते हैं, ना केवल रेशेदार जड़ें ही नहीं बल्कि इसके अलग अलग चीज़ें भी, इसकी पूरी बॉडी यूज में आती है, मतलब पूरे स्ट्रक्चर यूज में आते हैं, ना कि सिर्फ जड़ें। तो तीसरा ऑप्शन हट जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सेला लेक के बारे में, विद द रेफरेंस ऑफ सेला लेक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेला लेक के बारे में क्या स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है? स्टेटमेंट यहाँ पर ये है, या न्यूज़ क्या थी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेला झील की जमी हुई जो सतह है टूट गई, तो केरल के 2 पर्यटक डूबकर यहाँ पे मौत हो गई। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो आप इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे इसकी सेला लेक की, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में सेला लेक की लोकेशन है, ठीक। अब यहाँ पे ये घटना हुई, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई कहाँ पाई जा रही है, तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसका इंपॉर्टेंट भी है, लोग यहाँ पे भिक्षु स्थल भी है, जहाँ पे लोग जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वहाँ पे जाते हैं, पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है ना। तो इस संबंध में इसका इंपॉर्टेंस है सेला लेक का। लेकिन अगर हम बात करें स्टेटमेंट क्या क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। इट इज़ द ग्लेशियर लेक लोकेटेड नियरली सेला पास, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सेला दर्रे के निकट एक हिमानी झील है ये सेला लेक। दूसरा स्टेटमेंट है कि द लेक रिमेन्स अनफ्रोजन ड्यूरिंग विंटर जियोथर्मल एक्टिविटी। भूतापी गतिविधि का यह झील सर्दियों में जमी नहीं रहती। देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे गए ही थे कि यहाँ पे शून्य से तापमान के आसपास रहता है, तो पूरी सर्दी में झील यहाँ पे जमी रहती है ना। अब भूतापी गतिविधियों में न कि ऐसा कुछ भी है कि यहाँ पे जियोथर्मल एक्टिविटी चल रही है तो गर्म रहेगी। तो जब बर्फ़ ये टूटी, 2 लोग यहाँ पे धंसे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि बात आपको यहाँ पे बेसिक है। अगर हम देखें कुछ लेक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट लेक हैं, तो आपने अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग पॉपुलर लेक के बारे में जाना होगा, समझा होगा। तो यहाँ पे कुछ हम एक छोटी सी लिस्ट में देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करें, तो नॉर्थ अमेरिका कुछ मैप आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये साउथ अमेरिका मैप आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको पता है कि 5 लेक लगातार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें कौन कौन सी लेक होती है? लेक सुपीरियर है, मिशिगन है, लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरॉन है, लेक इरी है और लेक ओंटेरियो है। तो 5 लेक आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिलेगी, जहाँ से नील नदी निकलती है। फिर लेक तंगानिया लेक आपको देखने को मिलेगी, लेक मलावी आपको देखने को मिलेगी, और लेक चाड जो 4 देशों के बीच में है, तो लेक चाड आपको यहाँ पे अफ्रीका में देखने को मिलेगी। फिर एशिया में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिलेगा। अगर आपने एशिया का मैप, अगर आप इस तरह से अगर मैं को कुछ एशिया का मैप बनाते हैं इस तरह का, तो यहाँ पे आपको कैस्पियन लेक देखने को मिलेगी, जहाँ पे 5 देशों से घिरी हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा लेक बैकॉल जो विश्व की सबसे गहरी लेक है, रशिया में है, वो आपको देखने को मिलेगी। अरल लेक आपको देखने को मिलेगी, है ना, जो तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य है, वही है शायद अरल लेक, है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। फिर अगर हम बात करें यूरोप में, लेक लाडोगा है, ओनेगा है, जेनेवा लेक आपको, लेक आयरे आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते। तो कुछ इस तरह की पॉपुलर लेक्स हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। कैस्पियन सागर के बारे में आपको पता ही है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, केवल ओनली 1 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट ICCDEM कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये एक तरह का इवेंट कहाँ पे हो रहा है, तो इसे कौन कंडक्ट करवा रहा है, कौन इसको होस्ट कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए इसको होस्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, है ना। चुनाव आर्टिकल 324, निर्वाचन आयोग आपको पता ही है। तो निर्वाचन आयोग क्या कर इसको होस्ट कर रहा है नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। कहाँ पे? भारत मंडपम में इसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है 2026 में। 3 दिवस का ये आयोजन है, नई दिल्ली में हो रहा है। अब अगर हम बात करें तो ये इसका पर्पज ये है कि डेमोक्रेसीज में जो इलेक्शन होते हैं उनमें किस तरह की बेहतरी आई जाए, आपस में देश मिलकर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। तो इलेक्शन इसमें जो बहुत सारी गतिविधियाँ होंगी, जैसे ग्लोबली जो इलेक्शन उस पर जो चैलेंजेस फेस कर रही है, इंटरनेशनल चैलेंज, इंटरनेशनल जो इलेक्शन उनको लेके स्टैंडर्ड्स की बात हो, है ना, इन सब के बारे में लगभग 30 से 35 थीम्स पर यहाँ पे चर्चा होनी है। और ये इस तरह का समिट यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि न्यूज़ वाइज है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी UPSC में स्टेटमेंट पूछे ऐसी चांस थोड़ा सा कम है, ठीक। तो इट इज़ द ऑर्गेनाइज बाय द IIDEM अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका आयोजन चुनाव आयोग के अंतर्गत IIDM द्वारा किया जाता है। अब ये ECCI नेट इज ए डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल पहले ECCI नेट, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, ओनली 1। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा? यह निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया पहल है, ना कि गृह मंत्रालय के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया पहल है। तो ओनली 1 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। 6 की तरफ बढ़े उससे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। विद द रेफरेंस ऑफ सी डॉट सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अगर आप पूछोगे कि भाई ये एक सी डॉट भी नहीं समझ में आया और जो ये क्या कहते हैं ना कि सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन ये भी समझ में नहीं आया, तो देखिए सी डॉट को जानना जरूरी है इस इनिशिएटिव को या इस करंट अफेयर को जानने से पहले। सी डॉट का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अब ये एक तरह का भारत सरकार की टेली कम्युनिकेशन पर रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाली संस्थान, जिसको 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करती है। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गई बेसिक बातें। अब ये क्या करता है? देश के अंदर सभी टेलीकॉम टेक्निक है, डेवलपमेंट है, नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, इन सारी चीज़ों को लेकर बेहतर यहाँ पे काम करता है और बहुत सारी चीज़ें इसने बनाई भी। जैसे अगर हम बात करें 2G से लेकर आज 5G तक का सफर सीडीएक की मदद से सफर हुआ। इसके अलावा एक और इसका प्रमुख योगदान है जिसे सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन कहता है। सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन, इसमें क्या करता है? आपदा के संबंध में जो चेतावनी है वह देने का काम यहाँ पे करता है कौन? सी डॉट। तो सी डॉट की बेसिक बातें ने तो आपने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर चर्चा क्या थी कि जो सी डॉट का सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन है, जिसे हमने यहाँ पर देखा आपदा के संबंध में जो जानकारी देने वाला पहल है, वो यहाँ पे चर्चा में क्यों था? वो चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल में जो सी डॉट है तो उसका CBS के लिए स्कॉच अवार्ड उसको मिला है। स्कॉच अवार्ड 2025 उसको मिला है, तो इस वजह से यहाँ पे ये चर्चा में आ गया। ठीक, अब अगर हम देखें कि ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं इसके, इट इज इनेबल जियो टारगेटिंग इमरजेंसी अलर्ट विदाउट रिक्वायरिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के जो अलार्म सिस्टम है उसको यहाँ पे भेज सकता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट सपोर्ट ओनली 4G 5G कम्युनिकेशन। 4G 5G को ही यहाँ पे सपोर्ट करता है? नहीं, देखिए यहाँ पे 2G 3G 4G 5G सबको सपोर्ट करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। अगर हम बात करें स्कॉच ग्रुप के, स्कॉच अवार्ड देता कौन है? तो स्कॉच अवार्ड एनुअली दिया जाता है, मासिक दिया जाता है, स्कॉच ग्रुप को दिया जाता है। और ये किसको देते हैं? ये जो अवार्ड है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है या पब्लिक सेक्टर, कोई इंटरप्राइजेज है या कोई NGO अच्छा काम कर रहा है या कोई प्राइवेट इनिशिएटिव है, उनका जो उनके द्वारा उठाए गए कदम, उनका कितना प्रभाव पड़ रहा है, उनके इनोवेशन का कितना प्रभाव पड़ रहा है या गवर्नेंस में कितना सुधार हो, इसको ध्यान में रखते हुए अवार्ड दिया जाता है। तो CBS सोल्यूशन को इसको यहाँ पे इस बार अवार्ड मिला है। ठीक है, तो सही आंसर 1 यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर घड़ियाल के बारे में देखा था, आज क्रोकोडाइल के नंबर आ गया, तो क्रोकोडाइल के बारे में देख लेते हम समझ लेते हैं। न्यूज़ में क्या था कि उड़ीसा के जो राज्य वन विभाग है उसने बताया कि ड्रोन बेस्ड पायलट सर्वे हुआ है, उसमें साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की संख्या बढ़ रही है। हर टाइप के जो जीव जंतु उनकी संख्या भारत में बढ़ रही है। इस टाइम पे डेली डाटा आ रहा है किसी न किसी का। कल हमने इंडियन बाइसन के बारे में देखा था, इंडियन बाइसन की संख्या बढ़ गई। अभी यहाँ पर क्रोकोडाइल की संख्या बढ़ गई। अब क्रोकोडाइल की संख्या बढ़ गई तो क्रोकोडाइल के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा, अगर हम बात करें सबसे भारी जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, उसमें एक ये माना जाता है। अब इसके अलग अलग नाम है, जैसे एस्चुरियन क्रोकोडाइल बोला जाता है, इंडो पैसिफिक मरीन, है ना। अब ये जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, आपको नाम से पता चल गया कि साल्ट वाटर में रहता है, खाने पानी में, ब्रैकिश वाटर में या वेटलैंड वाले एरिया में ये रहता है। ठीक है ना, मैंग्रोव वाले एरिया में रहता है। भारत का अगर ईस्टर्न रीजन है, कोस्टल रीजन देखें, यहाँ पे पाया जाता है। सुंडा वाले रीजन में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया वाले, माइक्रोनेशिया में भी ये पाया जाता है। इंडिया में देखें तो उड़ीसा वाले रीजन में आपको साल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप में आपको मिलेगा। मिडिल इंडिया में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल नहीं मिलेगा, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल मिलेगा। अगर आप जू जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल मिलेगा, साल्ट वाटर नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा जाननी जरूरी है। अब फ्रेश वाटर जो क्रोकोडाइल है ना, उसका आई थिंक क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्टेटस है, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उसका स्टेटस यहाँ पर लीस्ट कंसर्न है। क्या है? लीस्ट कंसर्न इसका IUCN स्टेटस है। ठीक, अब चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज लार्जर लिविंग रेप्टाइल्स इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा जीव सरीसृप है, करेक्ट है। इट इज लिस्टेड इंडेंजर्ड, तो इंडेंजर्ड नहीं बल्कि लीस्ट कंसर्न है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया, तो 1 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बधावन पोर्ट के बारे में। बधावन पोर्ट के बारे में यहाँ पे क्या न्यूज़ है, आइए देख लेते हैं कि विद द रेफरेंस ऑफ प्रपोजल बधावन पोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। न्यूज़ क्या थी कि हाल में पालघर जिला है, वहाँ पर लगभग 20,000 के से ज़्यादा लोकल जो लोग हैं उन्होंने प्रस्ताव किया कि जो बधावन पोर्ट है ना, वो पर्यावरण की क्षति का हवाला
दिया उनको, उन्होंने कहा, और इसके खिलाफ इन्होंने विरोध निकाला। तो महाराष्ट्र में आपको बधावन पोर्ट आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के तट पर, और मुंबई से लगभग 140 किलोमीटर दूर यहाँ पे नया प्रस्तावित है, काम वहाँ पे चल रहा है। ये कौन सा जिला लगता है? पालघर जिला यहाँ पे लगता है। वही जिला है जहाँ कुछ टाइम पहले साधुओं पर गाड़ी में अटैक हुआ था, उनकी मौत हो गई थी, मार दिया गया था। तो ये वही वाला जिला आई थिंक पालघर, शायद उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, अब परियोजना का निर्माण ये आपको पता है कि बाधावन पोर्ट है। बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो ये कि इसमें जो पार्टनरशिप है, तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट अथॉरिटीज़ की 74% पार्टनरशिप है, महाराष्ट्र मैरीटाइम जो बोर्ड है उसकी 26% इसमें पार्टनरशिप देखी जाती है। लगभग 76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और अगर ये बन जाता है तो विश्व के टॉप 10 जो पोर्ट्स उसमें शामिल होने की इसकी कैपेबिलिटी हो जाएगी। तो ये इसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखा। ठीक, और बहुत सारे पोर्ट दुनिया में हैं, अब उस सबको यहाँ पे नहीं देखेंगे, अलग कोई वीडियो बना लेंगे, लेकिन इसमें इतना ही हम यहाँ पे समझेंगे। पहले स्टेटमेंट है कि इट इज़ बीइंग डेवलप एज ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट पोर्ट, इसे हमेशा के लिए ग्रीनफील्ड गहरे पोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। करेक्ट है। द प्रोजेक्ट इज इंटायरली फंडेड बाय एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, कंप्लीटली महाराष्ट्र द्वारा नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया जवाहरलाल जो नेहरू नावा शेवा जिसका पहले नाम था, वो पोर्ट भी इसमें 74% की हिस्सेदारी रखता है, वो फंड यहाँ पे कर रहा है। 26% हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, तो 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। इस पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे PYQs और MCQs दोनों एनालिसिस कर रहे हैं। PYQs हिस्ट्री के PYQs की लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, और MCQs हमने यहाँ पर लक्ष्मीकांत के MCQ सॉल्व कर रहे हैं, और लगभग 5 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, और बहुत ही बेहतरीन MCQ अच्छे अच्छे स्टेटमेंट में पूरा चैप्टर कवर हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज जाइए आप और उस चैप्टर को का भी लाभ उठाए, और उसका भी मुझे फीडबैक दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोग कमेंट आएगा, लाइक आएगा, तो मुझे लगेगा कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आपको पता है लक्ष्मीकांत जी वास्ट बुक, तो इस तरह की बुक को करने के लिए मोटिवेशन तो मुझे चाहिए होगा। तो आप लोग